ओह, ये बर्फ तो बहुत ठंडी है। देखो इस बर्फ को इकट्ठा करते करते मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। अरे काफी काफी ज्यादा ठंडी है और कितने ऐसे बर्फ के टुकड़े बनाने हैं। भैया ये तो आधे भी नहीं है, अभी और ढेर सारे बर्फ के टुकड़ों की जरूरत है। बेटा मैंने इस जगह की सारी बर्फ हटा दी है, इतनी जगह काफी है या और बर्फ हटानी है? माँ जी अब तो इस कड़कड़ाती ठंड में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह जाम हो गए हैं। तो किसने कहा है तुमसे? वैसे भी तुम पेट से हो और ऊपर से नंगे पांव बर्फ में खड़ी होकर काम कर रही हो। तुम यहाँ बैठो, हम सब लोग सब संभाल लेंगे। आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी इस गरीब परिवार की, जो इन्हें पहाड़ पर बर्फ इकट्ठा करना पड़ रहा था। आसपास के घरों में सभी लोग इस बर्फीले मौसम में हीटर के सामने रजाई ओढ़ आराम कर रहे थे। वहीं यह गरीब परिवार बर्फीली पहाड़ियों में बर्फों के बीच घिरा हुआ था। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए हम कहानी के कुछ शुरुआती पलों में चलते हैं। इस बार तो बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ी है। सुनने में आया है कि इस साल हमारे पहाड़ी इलाके में बर्फ भी गिरने वाली है। इतने सालों से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आसपास के शहरों में भी तो इस बार काफी भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। मुझे तो सबसे ज्यादा काम धंधे की फिक्र की हो रही है। अगर ज्यादा बर्फबारी होगी तो मैं मजदूरी करके 2 रोटी कमाता हूँ, वो कैसे कमाऊंगा? ऊपर से अर्चना भी गर्भवती है और घर में छोटा बच्चा भी है। परेशान मत हो बेटा, बस भगवान से दुआ करो कि ज्यादा बर्फबारी ना हो। कुछ दिनों के अंदर ही आसपास के पहाड़ी इलाके के गांव में भी काफी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। झोपड़ी में रहने की वजह से इस गरीब परिवार के घर के अंदर भी बर्फ गिरने लगती है। अरे माँ देखो, हमारे घर के अंदर बर्फ गिर रही है, मैं इस बर्फ के साथ खेलूंगी। माँ जी वैसे ही मेरी झोपड़ी घास फूस की बनी हुई है और ऊपर से टूट भी रही है। अगर ये बर्फ यूं ही इस तरह गिरती रही तो हमारी झोपड़ी तो और टूट जाएगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी लोग मिलकर अपनी झोपड़ी को तिरपाल से ढक देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस रात इतनी तेज बर्फी की बारिश होती है कि उनकी झोपड़ियां चुटकियों में बिखर जाती हैं और अब पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे चारों तरफ बर्फ से घिरे ठंड से कांप रहा होता है। पापा बहुत ठंड लग रही है। ये बर्फ तो मेरे फटे हुए स्वेटर के अंदर जा रही है। अच्छू, अच्छू। ये सब क्या हो गया? इस बर्फ ने तो हमसे हमारी छत छीन ली। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सारी रात पूरा परिवार तिरपाल ओढ़कर ठंड से कपकपाते हुए यूं ही गुजार देता है। भारी बर्फबारी होने की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वहीं फैक्ट्रियां दुकान भी अब काफी दिनों तक बंद रहने वाली थी, जिसके चलते सुरेखा अर्चना अपने पड़ोसियों से कुछ दिनों के लिए उनके घर में रहने की इजाजत मांगती हैं। हम तुम्हें रख तो लेते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि बर्फबारी की वजह से राशन की सारी दुकानें बंद हो गई हैं और घर में भी बस हम लोगों के लिए ही खाना बचा है। अगर तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? हमें माफ कर देना। पूरे 2 दिनों तक उस भारी बर्फ में रहने की वजह से उसका शरीर बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। वहीं रानी की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ करिए ना, हम सब लोग तो यूं ही इस बर्फ में जमकर मर जाएंगे। कुछ तो करिए। अपने परिवार की परेशानी देख अब शालू से रहा नहीं जाता कि तभी उसे एक तरकीब सूझती है। जिस तरह बर्फ ने हमसे हमारा घर छीना है, अब इस बर्फ से हम लोग हमारा घर बनाएंगे। हम लोग इग्लू बनाएंगे। इग्लू? ये क्या होता है शालू? मैंने स्कूल में पढ़ा था कि बाहर के देशों में बर्फीली जगह पर काफी सारे लोग बर्फ से घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। इग्लू भले ही बाहर से काफी ठंडे होते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही गर्म होते हैं। लेकिन हम उसे बनाएंगे कैसे? हमें पहले किसी आयतकार सांचे में बर्फ को डालकर उसे आकार देना होगा। फिर उस बर्फ की सांचे से निकालकर उसे ढेर सारे इसी तरह आयतकार बर्फ के टुकड़े बनाने होंगे। फिर उन्हीं टुकड़ों को आपस में जोड़कर हम लोग एक इग्लू बना सकते हैं। अरे हमारे पास तो एक लोहे का आयतकार सांचा रखा था ना, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। सुरेखा अपनी टूटी झोपड़ी में बचे हुए सामान में वो उस सांचे को ढूंढ लेती है, जिसके बाद अब घर के सभी लोग अपना बर्फीले पहाड़ों पर इग्लू बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अभी इन्हें इसे बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना बाकी था। अरे कितने घंटे हो गए बर्फ की ये ईंटें बनाते हुए, अभी तक सिर्फ इतनी ही बनी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हफ्ता भर तो इन्हें बनाने में ही निकल जाएगा। तो आप ऐसे 1-2 सांचे और बना लीजिए ना। आसपास पेड़ हैं, उनकी लकड़ी से आप ऐसे सांचे बना सकते हैं।
अर्चना के कहने पर पवन आयताकार सांचे बनाने के लिए पेड़ों से लकड़ियां तो काट लेता है, लेकिन भारी बर्फ और ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली होती हैं, जिसके चलते सांचा बनाने में काफी दिक्कत आती है। वहीं बार बार नंगे हाथों से बर्फ छूने से पवन के हाथ भी जलने लगे थे। अरे मेरे तो पूरे हाथ लाल होकर छिल गए हैं और न जाने कितना दर्द सहना होगा। इग्लू बनाने में अभी काफी समय था, इसके चलते इस बीच पूरे परिवार को तिरपाल के नीचे ही अपनी रात गुजारनी पड़ रही थी। 7 महीने की गर्भवती अर्चना पेट में नन्ही सी जान के लिए फटे हुए गर्म कपड़ों के उसी बर्फीली जगह में ठंड से ठिठुर रही होती है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, कमर और पैरों में। ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं बची है। अर्चना बहू, हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तुझे ऐसी गर्भवती अवस्था में इस बर्फीले पहाड़ों में ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। तकलीफ तो सभी को हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे थी वो थी अर्चना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आखिरकार बर्फीले पहाड़ पर गर्भवती बहू का बर्फ का घर बनकर तैयार हो जाता है। बाहर से भले ही ठंडा है, लेकिन अंदर से काफी गर्म है। देखा कितना गर्म है ना ये इग्लू? सच में शालू, बहुत ज्यादा गर्म है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। पूरा परिवार उस इग्लू में रहने लगा था, जिसके चलते उन्हें बर्फीली हवाओं से छुटकारा मिल गया था। लेकिन इतनी कड़कड़ाती सर्दी में उन सब का बर्फीले पहाड़ पर गुजारा करना इतना भी आसान नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना बनाकर रखा था, लेकिन इस बर्फीले मौसम की वजह से सारा खाना जम गया। नंगे पैर इस बर्फ में चलना भी दुश्वार हो गया है। बर्फ की वजह से पैरों में छाले हो गए हैं। पहनने के लिए ढंग की चप्पल भी नहीं है। इस बर्फ में गिरने से बच गया, वरना मेरी तो कमर ही टूट जाती। जैसे तैसे करके पूरा गरीब परिवार गर्भवती बहू के साथ उस बर्फीले पहाड़ पर गुजारा कर रहा था कि तभी एक दिन 2 लोग उनके इग्लू के पास आते हैं और उनके इग्लू की फोटो लेने लगते हैं। अरे मेरे घर की फोटो क्यों ले रहे हैं आप? कहीं आप इसे तोड़ने तो नहीं वाले? देखिए, मैंने ये घर और मेरे परिवार ने बहुत मुश्किल से बनाया है, इसे मत तोड़िए। ऐसे नहीं है। वो क्या है? इग्लू ज्यादातर बाहर विदेश में ही देखने को मिलते हैं। पहली बार हमने अपने देश में ये इग्लू देखा है, इसलिए इसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। क्या आप हमें इसके अंदर लेकर जाएंगे? हम आपको इसके बदले पैसे भी देंगे। वो दोनों टूरिस्ट अंदर जाते हैं, जिसके बदले पवन को कुछ पैसे मिल जाते हैं और कुछ दिन में 2 टूरिस्ट और इग्लू को देखने लगते हैं। हम ट्रैकिंग करने के लिए इस बर्फीले पहाड़ पर आ गए। कितना अच्छा है ना ये पहाड़, पहली बार मैं इग्लू देख रहा हूँ। सारे लोगों को अपना इग्लू देख अर्चना को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। हम अपने इग्लू के आसपास ऐसे 2-3 इग्लू और बना लेते हैं, जिससे काफी सारे टूरिस्ट उसे देखने के लिए आएंगे। और जैसे अगर कोई टूरिस्ट इग्लू देखता है और उसके अंदर जाता है, तो उसके समय के हिसाब से हम उससे पैसे लेंगे। इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं। अर्चना का ये आइडिया घर में सभी लोगों को पसंद आता है और अब वो सब लोग वैसा ही करते हैं। वहीं अर्चना अपनी नंद के साथ मिलकर बाहर गर्मा गर्म खाने पीने की चीजें बनाती हैं, जिसे वहां आने वाले सारे टूरिस्ट खाते हैं। ये लीजिए आपके 3 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज और 2 प्लेट मसाला मैगी। भाभी, आपका आइडिया तो सच में काफी बढ़िया था। ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी आइडिया था। अगर तुम हमें इन सब के बारे में नहीं बताती तो अभी भी हम इस बर्फीले पहाड़ से घिरे हुए होते और ठंड में कपकपाते हुए एक दिन मर जाते। इसी तरह समय गुजरता रहता है और पूरा परिवार मेहनत करके काफी सारे पैसे जोड़ लेता है, जिससे अब वो बर्फीला पहाड़ पर ईंट पत्थर सीमेंट का एक मजबूत घर बनाते हैं और अपने इस काम को जारी रखते हैं। कुछ ही दिनों में अर्चना एक प्यारे से बेटे को जन्म दे देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। भाभी, आज तो हमने काफी सारे पैसे कमाए हैं। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही जल्दी अब ये सब हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस ऊपर वाला ही अपनी कृपा यूं ही हम पर बरसाए रखे। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हम इन पैसों से 2 हीटर ले आए। ठंड काफी बढ़ चुकी है और अब इतनी कड़कड़ाती ठंड में बिना हीटर के गुजारा नहीं होता। कोयल कविता दोनों नंद भाभी हाथों में पैसे गिन रही होती हैं कि तभी कविता की बड़ी नंद प्रीति आती है। अपनी बहन और भाभी के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर प्रीति काफी हैरान होती है। भाभी, कोयल, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आप लोगों के पास? कहीं आप लोगों ने कुछ गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया? अरे प्रीति, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं? लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं अभी भैया को कॉल कर रही हूँ, वही अब मुझे सब बताएंगे। अरे प्रीति, हमारी बात तो सुनो।
प्रीति कुछ नहीं सुनती और अपने भाई राजीव को कॉल करने लगती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो आज इन गरीब नंद भाभी के पास इतने सारे पैसे थे और क्यों प्रीति को अपनी नंद भाभी पर इस तरह शक हो रहा था? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे माँ जी, ये पूरी तो ठंडी हो चुकी है, आप ये गर्मा गर्म पूरियाँ लीजिए। और ये क्या कोयल, तुम्हारे चावल मुझे ठंडे लग रहे हैं, लाओ मैं जल्दी से गर्म चावल लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने में ही मजा आता है। आप सब लोग बैठिए, मैं जल्दी से गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। कविता किचन में जाती है और बर्तनों में से गर्मा गर्म खाना निकाल कर सभी को परोसती है। बड़े ही किस्मत वाले हैं हम लोग जो हमें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो इतनी आलसी हैं कि खाना बना कर रख देती हैं और अपने ससुराल वालों से कहती हैं कि खुद खाना गर्म करके खा लो। अरे भला ठंड में भी क्या खाना ठंडा खाया जाता है? लेकिन हमारी एक बहू है जो हल्की सी रोटी ठंडी हो जाने पर भी दोबारा से गर्म रोटी बनाकर आती है। भाभी, काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो इस ठंड के मौसम में रोज रोज आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं हर महीने आया करूंगी आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। जी जरूर। कविता की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। कविता जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई थी, उस दिन से सभी ससुराल वालों को तीनों वक्त इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म खाने को मिल रहा था। कविता का पति एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर का काम किया करता था। सब कुछ ठीक ठाक गुजर रहा होता है कि तभी धीरे धीरे अब राजीव की फैक्ट्री का काम मंदा पड़ने लगा था। गर्मा गर्म मेथी के पराठे, पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ हर ठंड के मौसम में मेरे लिए मेथी के पराठे बनाती थी। नहीं कविता, मेरा मन नहीं है, इसे ले जाओ। क्या हुआ जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आजकल फैक्ट्री का काम बड़ा मंदा चल रहा है। मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की बात कही है। अगर फैक्ट्री बंद होगी तो गुजारा कैसे होगा? आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, अब वैसे वैसे इस परिवार की हालत और खराब होने लगती है और राजीव का मालिक फैक्ट्री भी बंद कर देता है, जिसके बाद अब घर में बचे कुछ पैसों से ही गुजारा चलाना पड़ता है। भाभी, इस बार तो बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सही कहा कोयल, मेरी तो कब कभी ही छूट रही है, अब तो चाय पीकर ही ठंड से राहत मिलेगी। नंद भाभी सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी वो दोनों देखती हैं कि पूरा बाजार गरम गरम खाने से भरा हुआ है, लेकिन किसी भी ठेले पर एक दो से ज्यादा ग्राहक नहीं है। ये क्या भाभी, ठंड में तो हर किसी को गरम खाना पसंद है, लेकिन कोई भी ठेला ग्राहकों से नहीं भरा हुआ है। ठंड के मौसम में कोई गरम रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहता, शायद इसीलिए ये सारे ठेले खाली पड़े हैं। दोनों नंद भाभी ठंड से कपकपाते हुए पैदल पैदल घर लौट रही होती हैं कि तभी कविता एक घर के बाहर डिलीवरी बॉय को देखती है जो एक औरत को खाना डिलीवर कर रहा होता है, जिसे देख कविता को एकदम आइडिया सूझता है। अरे कोयल, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों इस ठंड में खाने की डिलीवरी का काम शुरू करें। हम लोगों के घरों तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाएंगे। क्या अभी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, देखो, हम किसी से किराए पर स्कूटी ले लेंगे और मुझे तो खाना बनाना आता ही है। हम गर्मा गर्म खाना बनाकर लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे। इससे लोगों को गर्म खाना मिल जाएगा और हमें काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। कविता इस बारे में घर में सभी को बताती है। सभी को कविता का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद राजीव अपने एक दोस्त से किराए पर स्कूटी मांग कर ले आता है। वहीं अगले दिन घर में बचे कुचे राशन के साथ कविता गर्मा गर्म खाना बनाकर डिब्बे में पैक कर देती है और अब दोनों नंद भाभी स्कूटी पर बैठकर लोगों के घरों तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाने का काम करती है। ये ठंडी बर्फीली हवाएं तो शरीर को चीरने जैसा काम कर रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी ना। थोड़ी देर में दोनों नंद भाभी एक मोहल्ले में पहुंच जाती हैं और अपना गर्मा गर्म खाना लेकर अलग अलग घरों में जाती हैं। खाना तो गर्म दिख रहा है, लेकिन स्वाद में अच्छा है ना? हाँ हाँ बहन जी, खाना सच में बहुत अच्छा है। हम इस ठंड के मौसम में आपके घरों तक स्वादिष्ट गर्म खाना पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ठंड में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। एक काम करो, मुझे ये पालक पनीर और दाल मखनी की सब्जी और साथ में ये पुलाव दे दो। ये लीजिए, पूरे 200 रुपए हुए। दोनों नंद भाभी अलग अलग मोहल्ले में काफी सारे घरों में खाना बेचती हैं और पहले दिन ही उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और अब से दोनों नंद भाभी इस काम को जारी रखती हैं। अच्छा हुआ कि अब तो बिना ऑर्डर करे ही खाना घर पर आ जाता है, वरना पहले खाना ऑर्डर करो, फिर 1 घंटा डिलीवरी बॉय का इंतजार करो, फिर उसकी रेटिंग दो और खाना भी गर्म नहीं मिलता। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास अलग अलग वैरायटी का खाना है, साथ ही ठंड के मौसम में आपको गर्मा गर्म खाना ही मिलेगा।
मैं तो अपनी नौकरानी से परेशान हो चुकी हूँ। रोज सुबह खाना बनाकर चली जाती है और मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। इस ठंड में तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उठकर खाना गर्म कर लो। अब से तुम रोज मेरे घर पर ठंड में ये गर्मा गर्म खाना डिलीवर करना। मुझे अपनी डेली ग्राहक समझो अब। थैंक यू मैडम, अब से रोज आपको सही वक्त पर गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। भाभी, मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारा इस ठंड में लोगों के घर गर्मा गर्म खाना डिलीवरी करने का काम इतनी जल्दी पर चल पड़ेगा। मुझे तो पहले ही पता था कि ठंड के मौसम में लोग गर्मा गर्म खाना खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अब जाकर बड़े बर्तन ले लेते हैं, वरना बार बार छोटे बर्तनों में खाना बनाना पड़ता है। दोनों नंद भाभी बड़े बड़े बर्तन खरीद कर ईंट के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जिसमें घर वाले भी उनकी मदद करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे कोई हम बैचलर से पूछो कि हमें खाने की कितनी दिक्कत होती है। ठंड क्या, हर मौसम में हमें बस मैगी बनाकर खानी पड़ती है। अच्छा हुआ आप दोनों ठंड में लोगों के घरों तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाने का काम करती हैं, वरना मैं तो एक दिन मैगी खा खा कर ही मर जाता। दोनों नंद भाभी के अब काफी ज्यादा ग्राहक बन चुके थे और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दोनों नंद भाभी ने महीने भर में लोगों के घरों तक गर्म खाना डिलीवर करके जितने पैसे जोड़े थे उन सबको इकट्ठा करके गिन रहे होते हैं कि तभी वहां कविता की बड़ी नंद प्रीति आती है और ये सब देखकर काफी हैरान होती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रीति, एक मिनट बात तो सुनो। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। प्रीति राजीव को कॉल कर ही रही होती है कि तभी बाहर से ढेर सारी हरी सब्जियां लेकर राजीव आता है। आप तो कहते थे कि आप कभी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएंगे और यहाँ भाभी और कोयल मिलकर गलत तरीके से इतने पैसे कमा रही हैं। आपकी बहन है, अब आप ही समझाइए। ये तो हमारी एक सुनने को राजी नहीं है। इसलिए कहता था कि बचपन में ज्यादा सीआईडी मत देखा कर। अरे ये पैसे गलत तरीके से नहीं आए हैं। राजीव प्रीति को सारी बात बताता है, जिसे सुन प्रीति, सॉरी भाभी, कोयल, आप तो जानते हैं कि मेरे पति एक पुलिस वाले हैं, इसलिए मुझे भी कभी कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। कोई बात नहीं प्रीति, अब तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। अब तो हम गलत नहीं है ना। अरे अब बात तो हो गई, तो ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए। मैंने भी भाभी की तरह स्वादिष्ट गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाना सीख लिया है। फिर हमें जाकर डिलीवरी भी तो करनी है खाने की। पूरा परिवार बैठकर ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाता है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में दोनों नंद भाभी मिलकर अपने इस काम में और कई सारे लोगों को जोड़ लेते हैं और जल्दी गर्मा गर्म खाने के नाम से अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलते हैं और अब धीरे धीरे उन सब के हालात भी अच्छे होने लगते हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और क्या आप भी खाना डिलीवर करके मंगाने वालों में से हैं या खुद इस ठंड के मौसम में खाना बनाते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।